Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu 31st of October 2023. आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। आप अपना जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटिक्स को सीधा इसको लिंक कर सकते हैं। Then we'll be talking about the new mushroom species found in the Western Ghat. तो ये एनवायरमेंट का छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम स्पीशीज पढ़ते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर दिस बिकॉज एनवायरमेंट में इस बार क्वेश्चंस भरे आ रहे हैं स्पीशीज को लेके। वेस्टर्न घाट्स में कौन से प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, ये सब। फिर हम बात करेंगे कोविड-19 का जो डेथ टोल था उसका जो डेटा है उसके बारे में। And then at last about the flood prone areas. So these are the topic of discussion जो कि आज हम cover करने वाले, right? Now moving to our first topic, it is about the electoral bond. तो पहली बात तो you all must know about the political parties till now. अगर आप लोगों ने पॉलिटिक लक्ष्मीकांत को clearly पढ़ लिया है। So if I talk about this political parties, तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कोई सैलरी मिलती है? नो, दे आर गिवन मनी इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग या फिर आप चंदा कह सकते हो कि उनको चंदे के फॉर्म में पैसा दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है। दे डोंट हैव एनी सैलरी काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पैसा आता है, जो चंदा आता है, जो वी कुड से दैट इज जो आपके पास फंडिंग इनकी होती है, is it in a way that is a partially or transparent manner? क्या ये फंडिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है? नहीं, इतने बड़े बड़े अमाउंट में पैसे उनको दिए जाते हैं। पीपल ऑफन यूज द ब्लैक मनी टू पुट एज अ फंडिंग ऑप्शन ताकि वो सामने ना आए। ब्लैक मनी को फिर से यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी के चलते हुए 2017 में आपके पास एक फाइनेंस बिल के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो लाया गया, जिसको 2018 में फाइनली इंप्लीमेंट किया गया। तो दे सर्व एज अ मीन फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू मेक द डोनेशंस टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइल मेंटेनिंग द डोनर एनोनिमिटी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो रजिस्टर्ड है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो रजिस्टर्ड है, तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकता है, डोनेशन दे सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, और उसमें उसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। दैट मीन्स मेंटेनिंग द डोनर एनोनिमिटी। आई रिपीट, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? विद द इलेक्टोरल बॉन्ड any individual or any entity can give the donation to the political party if the political party is registered and the identity of the person or the entity will not be revealed. आप कितना अमाउंट दे रहे हो कुछ आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके फीचर्स क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, क्या हर कोई बैंक आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देगा? नहीं। देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे बॉन्ड जो है उसको समझते हो कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक पर्ची की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में आपको ये लिख के दिया जाता है, ठीक है। बॉन्ड जो है कि ये है आपके पास इतना पैसा है जिसके बाद में आपको इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, इतना इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। यानी अगर इन्होंने 100 रुपए का बॉन्ड जारी किया, आपको इसने 100 रुपए का बॉन्ड जारी किया, ठीक है, तो आप इसको 100 रुपीज दे रहे हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले। बट यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वहां पे पहली बात तो कोई इंटरेस्ट वाली चीज नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री है। दिस इज इंटरेस्ट फ्री, राइट? सो इट इज पेएबल टू द बियरर ऑन द डिमांड एंड द इंटरेस्ट फ्री। और पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एसबीआई इस बॉन्ड को इशू कर सकता है, नॉट एनी अदर बैंक। ओनली एसबीआई इशूज दिस बॉन्ड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore। इट इज परचेज बाय इंडियन सिटीजन और एंटिटीज जो कि इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड है। ये कोई भी इंडिविजुअली एक पर्सन ले सकता है या फिर आप एक दूसरे पर्सन के साथ मिलकर भी इसको ले सकते हो।
इट इज वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन आपको ये बॉन्ड इशू हुआ है उसके बाद 15 दिन तक ये वैलिड होने वाला। ऑथोराइजर कौन है इसकी इशू करने के लिए? ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी अभी हमने देखा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड टू द डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेस, यानी जो जो एसबीआई की ब्रांचेस डेजिग्नेटेड है सिर्फ वो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज हमने कहा कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड कैसे होती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आपके पास पॉलिटी में दो चीजें होती, एक तो रोपा 1950 होता है, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, और एक होता है आपके पास रोपा 1951, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसका जो सेक्शन 29A है, अगर इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है प्लस दे हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% वोट पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, कम से कम पिछला जो जनरल इलेक्शन है उसमें उनको 1% वोट मिला होना चाहिए टू द हाउस ऑफ पीपल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, आर एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड। अब परचेस और इनकैशमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी परचेस, या तो आप डिजिटली परचेस कर सकते हो या फिर चेक के फॉर्म में आप उसको ले सकते हो। एनकैशमेंट कैसे होगा? ओनली एंड ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब इस पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का क्या सीन? पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पे पूरा ना फंसेगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई आपको जितना दान देना है दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपनी बैंक की जो डिटेल्स है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डोनेशंस आर मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल्स, जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो है पूरी तरह से इंश्योर की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स व्हिच आर रिसीव्ड। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होगी फंडिंग के अंदर, यानी हमारी जो जनता है दे हैव प्रॉपर राइट टू नो दैट ये जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी इन डिस्क्लोजिंग द डोनेशन यूटिलाइजेशन, डिस्करेजमेंट ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ द डोनर एनोनिमिटी, आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होती। बट यहाँ पे चैलेंजेस है, पॉलिटिक्स के अंदर तो चैलेंजेस आने ही आने, अगर पॉलिटिक्स के अंदर आप कुछ कर रहे हो, जितना सुधार करने की कोशिश करो तो कोई ना कोई रास्ता लोग पकड़ लेते। तो चैलेंजेस क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर द डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज that hide the identity of donors and recipients. They may compromise the right to know, which is a part of right to freedom of expression under Article 19. Anonymity may be compromised by the government access to the donor data. This implies that the government in power can leverage this information and disrupt free and fair elections. Loopholes regarding the transparency, यानी कि अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक बात करें, कोई भी कंपनी वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तभी कर सकती है अगर उनका एवरेज प्रॉफिट जो है प्रीसीडिंग पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 7.5% तक का रहा हो। द रिमूवल ऑफ दिस क्लोज हैज रेज्ड कंसर्न ऑफ ब्लैक मनी इन द पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू द शेल कंपनीज। शेल कंपनीज के थ्रू हम यहाँ पे लोग करें, तो वे फॉरवर्ड क्या है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो? इंप्लीमेंट मेजर्स इस तरह से करने होंगे कि यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हो सरकार के अंदर, दैट यू आर bringing the transparency. To enforce the stricter regulations for the political parties to disclose and let the Election Commission of India examine the donation. Identify and rectify the loophole in the electoral bond to prevent the potential misuse, violation of donation limit, and risks such as the crony capitalism and the black money inflation. So this was about the electoral bond. आपको clear हो जाना चाहिए अपनी। अब हम एनवायरमेंट पे आते हैं कि एक मशरूम जो है उसकी एक नई स्पीशीज हमको वेस्टर्न घाट से मिलती है। अब ये वेस्टर्न घाट क्या है? इंडियन ज्योग्राफी जो है बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है आपके पास, यहाँ पे ये जो माउंटेनियस एरिया है ये है आपके पास वेस्टर्न घाट, और ये जो माउंटेनियस एरिया है ये है आपके पास ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के अंदर
एक मशरूम की नई स्पीशीज जो है वो मिली है रिसर्चर्स को। अ टाइनी fragile looking mushroom spotting a honey yellow cap found on the campus of the Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden and Research Institute in the Thiruvananthapuram, turning the spotlight once again on the remarkable Western Ghat biodiversity. वेस्टर्न घाट अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। अब आप बोलोगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स living here, and if I talk about diversity, that means the variation in the species, different categories, different varieties of living organisms, including the plants and animals both, that is the flora and fauna in a particular area is your biodiversity. I repeat, what is biodiversity? That means biodiversity refers to the diversity, the variation of plants and animals, that is the flora and fauna in a particular area, उसको हम बोलेंगे biodiversity. तो वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, इसलिए यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन देने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अपना एक स्पॉटलाइट आ जाता है वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि यहाँ पे मशरूम की एक न्यू स्पीशीज हमें यहाँ पे मिली है। ठीक, तो ये जो आपके पास रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द न्यू स्पीशीज एज बिलोंगिंग टू द जीनस कैंडोलियोमाइसिस। अब आप बोलोगे ये जीनस क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हो तो वैसे तो बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, बट मेन आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है आपके पास जीनस, एक होता है जीनस और एक होता है आपके पास स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमन का अगर साइंटिफिक नेम जो है वो होता है आपके पास होमो सैपियंस, ये है आपके पास होमो सैपियंस। अगर मैंगो की बात करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, मैंगोफेरा इंडिका, ऐसा ही कुछ है। मैंगो, ये मैंगो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फर्स्ट है यहाँ पे मैंगीफेरा, ओके, इट इज अ मैंगीफेरा इंडिका। ऑसीमम सटाइवम, ऑसीमम सटाइवम, ये आपके पास तुलसी प्लांट का हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम देते हो तो आप दो टर्म्स यूज करते हो। जो शुरुआती वाला जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं जीनस, इसको क्या बोलते हैं, जीनस, और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। तो जीनस उसकी कैटेगरी हो जाती है, स्पीशीज जो उसका सब वेरिएशन जो है वो हो जाता है। तो ये किस जीनस को बिलोंग करता है, कैंडोलियोमाइसिस। तो एक पेपर लिखा गया था बाय सीके प्रदीप, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में, एंड पीके नायना। उन्होंने क्या हाईलाइट किया, दैट फाइंडिंग्स हैज बीन पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल ऑफ द फाइटोटेक्सा, कि ये जो न्यू स्पीशीज है इसका जो नाम है वो दिया गया है कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसिस। दैट मींस ये कैंडोलियोमाइसिस इसका जीनस हो गया और ये इसका क्या हो गया, स्पीशी हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे एक और न्यूज है इसी से रिलेटेड जो कि मैंने इसी में मर्ज कर दिया गया, कि जो आपके पास जब भी आप सिक्योरिटी पढ़ते हो उसमें नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में माओइज्म का नाम बहुत आता है। इन्होंने ओपन फायर करी है आपके पास एरेलम वाइल्ड सेंचुरी से। तो यहीं से हम लोग ये याद रखेंगे अबाउट की एरेलम वाइल्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बार पूछी जाती है। तो अगर हम एरेलम वाइल्ड सेंचुरी की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द केरला इंडिया। तो अगेन ये आपके पास वेस्टर्न घाट का केरला, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे आपको मिलेगा अरल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपके पास, केरला का जो वेस्टर्न घाट में केरला है उसका नॉर्दर्न पार्ट में, यानी कि अगेन यही वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला में आपको अरल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। So this sanctuary is home to a wide variety of plant and animal species, जिसमें बहुत ज्यादा एंडेमिक और रेयर स्पीशीज आती है। अब आप बोलोगे एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। इफ आई से दिस स्पीशीज इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, इसका मतलब ये स्पीशीज आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर मैं बोल रही हूँ दिस स्पीशीज इज एंडेमिक टू हिमालयन रीजन, मतलब ये आपको सिर्फ हिमालय के रीजन में मिलेगा और कहीं नहीं।
तो ये इसका मतलब होता है एंडेमिक। ठीक है, तो ये जो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन और सब एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हैबिटेट प्रोवाइड करता है बहुत सारी स्पीशीज को। इट इज होम टू द, यहाँ पे इंक्लूडिंग एलिफेंट्स भी है, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जायंट स्क्वारल्स, बार्किंग डियर, बर्ड स्पीशीज, ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे एडिटोरियल पे, which talks about the COVID-19 death toll in India, getting it right। तो अगर इस एडिटोरियल की मैं बात करूं, ये पूरी हिस्ट्री में एक बहुत ही दर्दनाक एक इवेंट हुआ था कोविड, स्पेशली उसकी सेकेंड वेव, जिसमें काफी लोग मारे गए। आई कुड क्लियरली से कि ऑलमोस्ट 90% केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि हर एक घर से कोई ना कोई मेंबर तो गया ही था फैमिली में, है ना। और वो सब हम भूल चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये है कि कोविड-19 के समय जितनी डेथ हुई थी, क्या उसका डेटा जो दिया गया है वो सही है या गलत। तो पहली बात तो ये पूरा डेटा देना या नहीं देना ये किसके ऊपर है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इंडिया में सिस्टम। तो पहली बात डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। 1961 के अंदर दिस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका फाउंडेशन हुआ। इट वाज फाउंडेड इन 1961 by the government of India under the Ministry of Home Affairs। ये क्या करता है, सारे डेमोग्राफिक सर्वेस, जितने भी डेमोग्राफिक सर्वेस होते हैं इंडिया में, उनको कंडक्ट करवाता है, अरेंज करवाता है, एनालाइज करवाता है, जिसमें इंडिया के सेंसस आते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे भी आते हैं। तो द पोजीशन ऑफ द रजिस्ट्रार इज यूजुअली हेल्ड बाय अ सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो अगर आप इन फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बनते हो, सिविल सर्वेंट बनते हो, और आपकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी तक होती है, तो ये काम आपके अंडर में हो सकता है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया is a unified process of continuous, permanent, compulsory, and universal recording of the vital events and characteristics thereof. So the data generated through a complete and up-to-date CRS is essential for the socio-economic plan. Registration of birth and death in India, ये भी मैंडेटरी है विद एनेक्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जो कि 1969 में आया था, कि किसकी मृत्यु हुई है, किसकी डेथ हुई है ना। तो 2020 और 21 के मुताबिक जो एनुअल रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवैम्प द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू इनेबल द रजिस्ट्रेशन ऑफ बोथ द बर्थ एंड डेथ इन रियल टाइम। देखो यहाँ पे क्या है कि बर्थ डेथ के सबकी डेटा लिए जाते हैं। कोविड के टाइम पे इतनी डेथ हुई थी, कुछ डेथ तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका, वोटिंग कार्ड का भी उनका नाम दिया गया है ना। तो व्हाट इज द आरबीडी। अब आप पहले से ये बोलोगे कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अरे क्यों सरकार बताएगी कि हमारे यहाँ पे इतनी मौत हो गई है, कि हमारी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, हम हमारे इंडिया का ध्यान नहीं रख पाए। तो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती है, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ट्राइज टू हाइड द एग्जैक्ट नंबर, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया। तो व्हाट इज दिस आरबीडी एक्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ एक्ट यहाँ पे है क्या। 1969 में आया था, क्यों आया था, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, दैट इज जो कंपैरेबिलिटी आए इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अक्रॉस द कंट्री। कितनी जन्म हो रहा है लोगों का, कितना मृत्यु हो रहा है, इसका एक कंपेरेटिवली जो डेटा है वो आ जाए, यूनिफॉर्मिटी है आ जाए, इसके लिए आरबीटी एक्ट लाया गया था। तो अभी कोविड के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन है, डेटा है, उसमें बहुत बड़ा गैप देखा गया है। India has faced a big challenge in estimating the excess death directly due to the COVID-19, as a death registration in India is still up to some, अरे रजिस्ट्रेशन सिर्फ अप टू 70% हुए थे, एग्जैक्ट डेटा अभी भी मिसिंग है कि कितनी कितनी ज्यादा लोग जो है उनकी डेथ हुई थी। पेंडेमिक सर्वे जो है, इट वाज पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वेव, यानी कि 2021 का जो टाइम था। इंडिया का जो डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा है also does not give weekly or monthly mortality data, which is essential for the excess death calculation। तो यही ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है उसको लेके एक्चुअली ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है आने वाला कुछ हफ्तों में। इसलिए राइटर क्या कर रहा है, पहले से बात कर रहा है कि क्या ये सही है, किस तरह से डेटा आएगा उस तरह से।
अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ फ्लड प्रोन एरिया। एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इन द फ्लड प्रोन एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, उस एरिया में लोग जो रह रहे हैं, जो सेटलमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन जो है राइटर यहाँ पे कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, that what did a recent study led by the World Bank published in Nature say about the flood risk in India? India's urban areas have been flooding more and more, often destroying the life and livelihood. सिक्किम का फ्लड देख लीजिए आप, क्लाउड बर्स्ट की वजह से। हिमाचल प्रदेश पूरा बर्बाद हो चुका। तो फ्लड का जो आप डेटा है वो आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि द नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्लड इज क्लियरली इंक्रीजिंग इन इंडिया। Yet, according to a study led by World Bank published in Nature on October 4, the flood risk in many cities is rising because they are expanding into the flood-prone areas. According to the paper, since 1985, human settlement in flood-prone areas have more than doubled. जो फ्लड प्रोन एरिया है, एक तो वो फ्लड प्रोन एरिया है कि वहां पे फ्लड आती रहती है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। वहां पे जो सेटलमेंट है वो भी डबल हो रहा है, सेटलमेंट है वो भी डबल हो रहा है। तो एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये बहुत बड़ा एक रिस्क है अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की तरफ। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये एक रिस्क फैक्टर है। हाउ इज इंडिया एट रिस्क? देखो, इंडिया इज नॉट अमंग दोस 20 कंट्रीज जिसकी जो सेटलमेंट्स है दे आर मोस्टली एक्सपोर्ट टू द फ्लड हजार्ड, बट it was the third highest contributor to the global settlement after China and US. Also third after China and Vietnam. अगर हम 1985 से 2015 के बारे में बात करें, at the heart of flood related hazard is where we build our expand and extend our cities. तो क्या इसमें सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा? सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड होगा? जो इनफॉर्मल ये कच्चे घर जो होते हैं, कच्ची बस्तियां जो होती है, जो इनफॉर्मली हाउसिंग होती है सिटीज में, जो मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? We can no longer avoid the expansion. आप expansion नहीं रोक पा रहे हो। Market forces tend to push expansion to the flood-prone areas. But आप उनको recognize कर सकते हो areas को। You can make sustainable urban planning जो कि risk को क्या कर सकता है? Address कर सकता है। ठीक है? So this was about the flood-prone area things. This is all about today's discussion. Please, if you're liking our videos, like करिए, share करिए और subscribe करिए. Thank you so much.